लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है नीतीश। और एक बात है, बताता हूं। आपकी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कुंडली में बनने वाले तमाम प्रकार के जो योग हो रहे हैं वो थोड़े थोड़े मिनिमाइज हो रहे हैं या फिर थोड़े थोड़े कमजोर से हो रहे हैं। तो आपको इन दोनों पे बल देने की आवश्यकता है। इनकी कुंडली में सूर्य 13 डिग्री के युवावस्था के हैं और चंद्रमा जो हैं वो 16 डिग्री के हैं। अवस्था में ये दोनों ठीक हैं, पर गौर करिएगा तो इनकी कुंडली में ये दोनों ही नीच राशि में बैठे हैं। तो सूर्य भी नीच के हो गए, चंद्रमा भी नीच के हो गए। और जरा गौर करिए तो शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हैं। मंगल की स्थिति कुछ है नहीं। लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली में अपनी राशि के बैठे होते, या तो यहां बैठे होते या यहां बैठे होते, तो बात अच्छी होती, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जरा गौर, एक बात और आपको बताता हूं। इनकी कुंडली के रिपोर्ट को जब मैं देखता हूं तो इन्होंने कहा था कि पढ़ दीजिएगा थोड़ा सा पंडित जी। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, आत्मबल कमजोर हो सकता है। कार्तिक माह में जन्मे हैं तो सर्वगुण संपन्न जिसे कहा जाता है वो हो सकता है, पर व्यक्ति ईर्ष्यालु है, निष्ठावान है जरूर। और सकारात्मक पक्ष यह है कि व्यक्ति निडर है, लेकिन नकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जलता है लोगों के प्रगति से। इसको कम करिए। उसके बाद व्यक्ति जो है वो आलसी नहीं है, पराक्रमी है और हमेशा ही यश पाने के पीछे भागता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिद्दी है, कठोर है। और उसके बाद व्यक्ति जो है वो अपने बंधु बांधवों पे छत्र छाया करने की स्थिति में जाता है। मतलब सबके साथ, कुटुंबजनों के साथ इसके मेल और इसके मिलाप की स्थिति बड़ी अच्छी रखती है। व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की कमी को बड़ी ही नजदीकी से और निकट जाकर के देखने वाला होता है, छिद्रान्वेषी होता है। समझने की बात है। चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के सोमवार के जन्मे होने के कारण मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक हो जाते हैं। सोमवार के होने के कारण व्यक्ति संतान से युक्त हमेशा रहेगा और संतति का सर्वश्रेष्ठ लाभ इनको मिलता रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। अब आपको इस पे ही चर्चा कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण के जो अधिपति होंगे, उस चरण के अधिपति शुक्र होंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के अधिपति होते हैं बुध और लग्न के अधिपति हैं मंगल। मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना है। अब जरा इनकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों को देखते हैं। मंगल या तो यहां बैठे होते या तो यहां बैठे होते, तो ये पापक फलदायी नहीं होते या कमजोर नहीं होते या व्यक्ति के लिए पापी नहीं कहे जाते। लेकिन लग्न के अधिपति लाभ में बैठे हो तो व्यक्ति को संपूर्ण देंगे जरूर, लेकिन वो फल पापक ही करेंगे। मतलब इनकी कुंडली के लिए वो शुभग परिणाम कम, पापक परिणाम ज्यादा करेंगे। हो सकता है मेहनत ज्यादा करवाएं, चीजों को आपसे दूर रख दें, प्रेम में असफलता मिल जाए, व्यक्ति को यश देर से मिले, उसमें दूरी बन जाती है। या हो सकता है कि व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहे उसमें कई बार विकटता या कठिनाई बन जाती है। मतलब लग्नेश यहां छठे भाव के अधिपति हो जाने के कारण कष्टदायक भी होंगे और अच्छे परिणाम भी देंगे। अपनी दशा के आरंभ में वो हो सकता है कि अच्छे परिणाम दें, पर बाद में वो कष्ट भी देंगे। या हो सकता है कि वो आपके बड़े भाई से तानातानी कर दें, या कई बार आपकी पत्नी से आपके मनमुटाव के कारण बन जाए, या कई बार व्यक्ति के बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर कर देते हैं। इनकी कुंडली में लग्न जो है वो 26 डिग्री 59 कला, एकदम 26 डिग्री वो बलहीन की अवस्था में जा रहा है, वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। परंतु मंगल की दशा अच्छी जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, कुछ दे सकती है। बुध की दशा भी अच्छी जाएगी। शुक्र जो है वो इनकी कुंडली के नक्षत्र के अधिपति होने के कारण शुक्र जो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, लग्न में बैठ रहे हैं, तो शुक्र की दशा सामान्यतया जब शुक्र की दशा चलेगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो लचीला हो जाएगा, थोड़ा वो विनम्र हो जाएगा और थोड़ा भोगी भी हो जाएगा। व्यक्ति सुंदरता और व्यक्ति के जितने भी रोग व्याधि की स्थितियां बनती हैं वो कई बार कमजोर हो जाती हैं या रोग से मुक्त हो जाता है। ये बात समझने की है। शुक्र की दशा यहां पे मध्यम फलदायी होगी। बात समझने की स्थिति में जाने की आवश्यकता है कि मंगल की दशा पापक भी है, लेकिन वो चूंकि लग्नेश है तो मिला जुला परिणाम दे सकता है। आरंभ अच्छा, बाद बुरा। बुध की दशा
अच्छी जाएगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए बुध जो होते हैं वो अच्छी क्या जाएगी, वो ठीक नहीं जाएगी। सामान्यतः अगर मैं एक बात और कहूं तो, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए छठे 8वें भाव के और 11वें भाव के अधिपति होकर के पापी ग्रह के रूप में सम्मिलित हो जाएंगे। यहां पे आपकी कुंडली के लिए अच्छी राशि मीन राशि साबित होगी और कर्क राशि साबित होगी। लेकिन कष्टदायक जो राशियां होंगी वो आपके लिए मेष राशि कष्टदायक होगी, मतलब एक शत्रु लग्न कहा जाएगा या शत्रु राशि। तो ये सिंह और धनु आपके लिए ये राशियां शत्रुवत हो जाएंगी। तो इन लोगों से कभी भी शत्रुता मत करिएगा, इनको मित्र बना करके रखिएगा। पर मित्र आपके परम अच्छे और बहुत अच्छे मित्र कौन बन सकते हैं, तो मीन और कर्क, ये आपके लिए मित्र लग्न बनेंगे, या इनसे आप मित्रता आपको लाभ देगी, या ये राशियां मीन राशि या फिर कर्क राशि आपको लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपके लिए 9 अंक अच्छा होगा, यानी कि 9 तारीख अच्छी होगी, 18 तारीख अच्छी होगी। और कौन सी तारीख होती है, 36 तो होती नहीं है, 54 होता नहीं है, 45 होता नहीं, तो 9 18 और बाकी तो 9 अंक। मैं यहाँ पे कई बार भूल जाता हूँ या समझ में नहीं आती चीजें। चलिए इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई आपके लिए। मंगलवार का व्रत हमेशा अच्छा रहेगा और शनिवार का दिन आपके लिए, ये दोनों अच्छा रहे, शनिवार और मंगलवार। एक बात और बताता हूं कि अगर कोई भी काम करना हो तो आपको कभी भी ज्येष्ठा नक्षत्र से किसी को दान देना हो तो ज्येष्ठा में मत दीजिए। अगर कोई दवाई खानी हो तो ज्येष्ठा में मत खाइए। कोई भी जो है वो इलाज शुरू करना हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र को त्यागने का प्रयास ज्यादा करिए। कोई भी पुण्य का काम करना हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र से दूर होना चाहिए। हाँ, अपने जन्म के वार पे दे सकते हैं लेकिन नक्षत्र पे नहीं। आपके लिए अच्छा नक्षत्र साबित हो सकता है बढ़िया, अगर जैसे कोई दुकान वगैरह खोलना हो तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशीरा, अनुराधा, रेवती, भरणी, ये कुछ अच्छे नक्षत्र हैं जो आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उसके बाद दिन मैंने बताया, तारीखें बता दी, दवाई नहीं खाना है कब बताया ये बताया। आपके लिए दिशा जो है वो सबसे बढ़िया रहेगी दक्षिण दिशा। आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ जाना, दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ना भी ठीक रहेगा। एक बात और बताता हूं, ये सारी चीजें तो चलो एक ठीक है, लेकिन इस कुंडली में योग किसका किसका अच्छा होगा। तो आपकी कुंडली में गुरु जो है वो शुक्र को देख रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। एक तरफ ये जहां व्यक्ति को अभिमानी और घमंडी बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ये व्यक्ति को अनुभवी भी बनाएंगे। तो आपके पास इस बात का भान होना चाहिए कि आप घमंडी ना बनो और अपने अनुभव का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करिए, या अपने अनुभव पे कभी भी अहमवादी ना बनिए। आपकी कुंडली में गुरु और मंगल का देखना, ये एक तरीके से आपको शिक्षा से युक्त और शिक्षकीय गुण विकसित कर रहा है, कन्विंसिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। पर यहां पे इन लोगों का एक दूसरे के साथ जाना या एक दूसरे की दशा में क्लैश करना, जैसे ही गुरु में शुक्र आएंगे या गुरु में मंगल आएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो उस दशा काल में आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। अगर ये दोनों बैठ जाते तो चीजें ठीक नहीं होती, चाहे गुरु मंगल चाहे गुरु शुक्र। या फिर एक बड़ी अद्भुत बात है, बताता हूं। अगर चंद्रमा से त्रिकोण भाव में या चंद्रमा से केंद्र में, ध्यान से समझने की बात है, चंद्रमा से त्रिकोण भाव में गुरु की राशि बने और अगर वो गुरु देखे, जैसे कि देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो ये अखंड साम्राज्य योग हो जाता है। तो व्यक्ति जो है वो बड़ा विभूषण हो जाता है, लंकापति हो जाता है, और वो स्वयं ही कई प्रकार के शत्रुओं का दमन करता हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। पर ये चीज लागू कब होगी, जब हम अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को बलवान बनाएं। तो हमें इन दोनों को ठीक करना होगा। इसका मतलब है कि हमें साक्षात नारायण की और शिव की आराधना करनी होगी, काल भैरव की पूजा, हनुमान जी की पूजा करनी होगी। आपकी कुंडली में आपकी राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, ये मुक्त हो चुकी है ढैया और 7.5 के प्रभाव से। लग्न में शुक्र और चंद्रमा का असर क्या है? लग्न में शुक्र और चंद्रमा का असर व्यक्ति को सुंदर और कई बार बड़ा अच्छा व्यक्तित्व का बना देता है, पर कई बार ये आपको घमंडी भी बना सकता है, और कई बार आपको ये आलसी भी बना सकता है, और कई बार ये आपको घमंडी बनाने के साथ साथ, कई बार आपको ये अनुभव देने के साथ साथ आपको बिस्तर ना छोड़ने वाला या चीजों के पीछे भागने वाला या आत्म संयम से प्रभावित व्यक्ति नहीं होता है। वो अपने आप पे प्रभाव नहीं स्थापित कर पाता है, चीजों के पीछे भागता जाता है, भौतिकीय लक्षणों से युक्त होता है।
ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला हो जाता है। नौकरी की स्थिति, दशम भाव के अधिपति दशम भाव में सूर्य की राशि बन तो रही है, इस कुंडली के लिए वो कारक भी होते हैं चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल। मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी जन्म कुंडली के छठे भाव में प्रतियोगिता करती हुई देखी जा रही है और छठे स्थान के अधिपति होकर के अपने भाव में नहीं बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, जहां का अधिपति जो है वो व्यक्ति को संपन्न, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, सम्मान सब कुछ दे रहे हैं। बुद्धिमानी का दोष भी लग रहा है और योग भी बन रहा है। सूर्य और बुध एकादशवें भाव में कई बार व्यक्ति के बुद्धिमानी को नजर लग जाती है, वो जितना प्रभावी होता है कई बार उसको उतना मिलता नहीं है। सूर्य नीच राशि के बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो सूर्य जो है वो उच्च के मंगल के साथ बैठने के कारण, बुध के साथ हर जगह उनकी स्थिति बनने के कारण न चाहते हुए भी वो जन्म कुंडली में परिणाम देना ही पड़ता है। परंतु यहां के अधिपति मंगल जाकर के बैठे हैं यहां, ये व्यक्ति को ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपने मामा के साथ संबंध जितना अच्छा हो सके बना सकता है, या फिर किसी को पैसे देने से बचना चाहिए, नहीं तो दारिद्र का दोष लग जाता है, दरिद्र का दोष लग जाता है। एक बात और बताता हूं, मंगल और गुरु का एक दूसरे को देखना नहीं हो रहा है। गुरु ने मंगल को देखा है, जो कौन है इस कुंडली के लिए द्वितीय और पंचम के अधिपति हैं। धन के अधिपति और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति ने लग्नेश को देखा है, जो लाभ में बैठे हैं। लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना अच्छा संयोग माना जाता है क्योंकि धन के कारक और पंचम के कारक, ज्ञान के कारक ने मंगल को देखा है। बुद्धि बड़ी अच्छी है, चपल चंचल चालाक है और व्यक्ति जो है वो निडर है पर निष्ठुर भी है, उसको दया का पात्र भी बनाना चाहिए। और कई बार व्यक्ति को अपने भोजन पे विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कई बार व्यक्ति हिंसक भी हो जाता है, पक्की बात है। भाग्य का लाभ, जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है क्योंकि मंगल बाहर है और गुरु से देखे जाने के कारण भाग्य के कारक जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं, या भाग्य भाव में जिसकी उच्च की राशि बनी है, गुरु की उच्च राशि, वो केंद्र में आ रहा है। इस वजह से गुरु का दूसरे तरीके से, चंद्रमा का दूसरे तरीके से नीच भंग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की कुंडली में एक प्रकार का एक बड़ा ही दैवीय योग घटित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में अगर वो चंद्रमा नीच के नहीं होते या वो पक्ष बल से मजबूत होते तो ये योग जो गज केसरी कहा जाता है वो प्रायः और भी अच्छा बन जाता। शुक्र के साथ चंद्रमा के बैठने के कारण पत्नी और दाम्पत्य और पुत्र और संपत्ति और आर्थिक विपन्नता की स्थिति कभी भी नहीं रहेगी। व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के धर्म को और धर्म ध्वज का रक्षक होता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो अपने उच्च की राशि से लाभ की स्थिति में है। लाभ का, भाग्य का कारक जन्म कुंडली में लग्न को देख रहा है और वहां के अधिपति को देख रहा है। ऐसी स्थिति, चंद्रमा और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में तृतीय एकादशवें का है। मंगल यहां बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, पर गुरु शनि के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो कौन अच्छा नहीं होता? इस कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते क्योंकि घूम करके आने पे उनको एक भाव जो मिला है वो तृतीय भाव मिला है। इस कुंडली में पंचम के अधिपति और नवम के अधिपति यानी कि मीन और कर्क राशि अच्छी साबित होगी और इनके अधिपति का दृष्टिपात करना एक दूसरे के ऊपर अच्छा माना जाएगा। याद करिए, मैंने कही है कि गुरु का शुक्र को देखना अच्छा नहीं होगा। कई मामलों में जो व्यक्ति को स्वभावतया या चीजों में कई बार, अब जरा गौर करिए तो पंचम भाव के अधिपति ने सप्तम भाव के अधिपति को देखा है और सप्तम भाव के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई असर नहीं है। दो शुभग्रह यहां से, एक शुभग्रह यहां बैठे, शनि पापग्रह हो रहे हैं, चतुर्थ के अधिपति होकर के अपने भाव से चतुर्थ है और चतुर्थ के कारक के साथ दाम्पत्य का सुख बड़ा अच्छा होता है। अगर आप यहां पे देखते हैं तो शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली के दो दो शुभग्रह और गुरु यहां पे राहु के साथ, उच्च के राहु के साथ बैठे हैं और यहां से इनकी पांचवी दृष्टि यहां जा रही है और यहां सप्तम भाव के अधिपति नवांश कुंडली में बुध जो बन रहे हैं वो अपने भाव से पंचमस्थ उच्च के मंगल के साथ व्यक्ति का दाम्पत्य बड़ा अच्छा, और दाम्पत्य में बंधने के बाद व्यक्ति का प्रारब्ध और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, व्यक्ति का प्रभाव और भी ज्यादा विकसित होता है, व्यक्ति के अंदर गणना करने की शक्ति प्रबल होती है, व्यक्ति का प्रभाव मजबूत होता है, व्यक्ति का लग्न बलवान हो रहा है क्योंकि लग्न यहां लग्नेश जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। इस वजह से सूर्य को भी बल देना ही होगा और सूर्य नीच के हो जा रहे हैं लेकिन नवांश कुंडली में उच्च के मंगल और बुध के साथ जो कि सप्तमेश बन रहे हैं बैठने के कारण प्रत्येक दिन व्यक्ति कुछ न कुछ आय अर्जित कर लेगा। एक बात और बताता हूं,
सूर्य जो है वो बुध के साथ बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो कई दफा अपना काम भी कर ले तो भी बड़ा अच्छा रहे, या पिता के साथ जुड़ करके कोई काम कर ले तो भी अच्छा रहे। लेकिन पिता के साथ पहले संबंधों को मजबूती देनी होगी, क्योंकि गुरु शनि के साथ बैठे हैं जो तृतीय भाव के अधिपति हैं। इस कारण से कि पंचम भाव के अधिपति तृतीय भाव के अधिपति के साथ जा रहे हैं और सुखेश के साथ भी जा रहे हैं, ऐसी स्थिति अच्छाई के साथ बुराई भी पैदा करेगी। यहां पे गुरु और शनि का साथ बैठना व्यक्ति को नौकरी में लाभ की स्थिति दे रहे हैं, परंतु चूंकि शुक्र की जो राशि में बैठे हैं सूर्य, उनका नीच भंग हो रहा है। पर कैसा? तो सूर्य जो है वो 13 डिग्री के हैं और शुक्र जो है वो 19 डिग्री के हैं। और एक बात और भी है कि सूर्य बुध के साथ ही बैठ करके व्यक्ति के बुद्धिमानी का दोष भी पैदा कर रहे हैं। 12वें भाव में जाकर के व्यक्ति को विनम्र बना रहे हैं और खर्च को नियंत्रित करने का प्रभाव और प्रमाण भी दे रहे हैं। परंतु व्यक्ति आलसी ना हो, वो जो चाहता है उसको पाने के लिए लग्न पे शनि का असर कई बार उनसे मेहनत ज्यादा करवाने वाला हो जाता है। लग्न पे पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति में जहां बुद्धिमान यशस्विता का गुण, व्यक्ति में धार्मिक, सांसारिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान की स्थिति बड़ी ही मजबूती से देखी जाती है। व्यक्ति की कुंडली कमजोर नहीं है, पर हां, मैं इतनी बात जरूर ही दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर हों, इनडायरेक्ट वे में कमजोर नहीं हो रहे हैं, पर बेसिकली प्रथम दृष्टया तो वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य का 12वें जाना, गुरु का शनि के साथ जाना सरकारी क्षेत्रों में लाभ दे रहा है। लेकिन व्यक्ति को मेहनत करने की आवश्यकता जरूर ही है, क्योंकि प्रमुखतया वो दोनों ही ग्रह नीच के हैं और वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के फल कर रहे हैं। सूर्य जो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति राहु व्यक्ति को सवालिया बना रहा है, और कई बार वो व्यक्ति जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ रहा होता है। व्यक्ति को वही ऑथेंटिक चीज पढ़नी चाहिए जिसकी उसको आवश्यकता है, जो उसको जानना चाहिए सिर्फ वही सवाल पूछना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो नहीं जानना चाहिए वो सवाल के पीछे भी अपना दिमाग खपा रहा होता है। अपनी बुद्धिमानी का, अपने चातुर्य का और अपने वाक्पटु होने का सही जो है वो इस्तेमाल व्यक्ति के ऊपर करने का दबाव बन रहा है। आपके पास इस बात का प्रभाव है कि आप बुद्धिमान हो, आप तार्किक हो, आप बुद्धि से युक्त हो, चतुर चपल चंचल चालाक हो, लेकिन गुरु के प्रभाव और शनि के प्रभाव में एक तरीके से शनि ने चंद्रमा को भी देखा है। भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर या भाग्य भाव पे अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कमजोरी भी देगी, क्योंकि गौर करिए तो चंद्रमा जो बैठे हैं यहां के अधिपति नीच के हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि 12वें का अधिपति, इस कुंडली का मारक ग्रह। तो कौन कमजोर बना? तो एक बार जो मैंने यहां बात छोड़ी थी कि शनि कमजोर, शुक्र कमजोर, बुध कमजोर, तो 3 ग्रह तो वैसे ही कमजोर हो गए और मंगल ना चाहते हुए भी कमजोर हो रहे हैं, तो 4 ग्रह तो वैसे ही निकल गए। बचा कौन? बचे गुरु, बचे सूर्य और बचे चंद्रमा। तो चंद्रमा वैसे भी नीच के, बचे गुरु, वो शनि के साथ जा रहे हैं तो थोड़ी सी कमजोरी प्राप्त कर रहे हैं, उनका जो है वो प्रभाव क्षीण हो रहा है, कमजोरी, और वहां पे मेहनत या फिर ये कह सकते हैं उनको साहस लगाना होगा, अपना दम देना होगा। दशमांश कुंडली पे गौर करते हैं तो यहाँ का जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है वो यहाँ का लग्नेश बना, यहाँ के अधिपति होकर के उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, पर शत्रु के घर में जा रहे हैं, जहां के अधिपति मंगल बुध 12 में जा रहे हैं, नीचाभिलाषी। तो ये ध्यान की बात है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संग यहां भी, चंद्रमा और गुरु का संग यहां ठीक नहीं है, लेकिन यहां पे ठीक है। इसका मतलब है कि कैरियर में गुरु और चंद्रमा का लाभ मिलेगा, मंगल और चंद्रमा का बल है। तत्पश्चात अगर आप इस चीज को और भी जरा निकट से समझने का प्रयास करते हैं तो गुरु वहां पे 3 नंबर की राशि में उच्चाभिलाषी और मंगल वहां 3 नंबर की राशि में नीचाभिलाषी, ये दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी जाएंगे। और गौर करने की बात है कि इन दोनों का प्रायः एक दूसरे से शत्रुता करना ठीक नहीं होगा। गुरु मंगल को देख रहे हैं, व्यक्ति शिक्षण कला के क्षेत्र में शिक्षक के गुण से युक्त है, मंगल से प्रभावित है, और मंगल जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं। और वैसे आपकी कुंडली में अगर गौर करें तो ये सूर्य का नक्षत्र है जो कि मंगल के प्रभावों को छीण कर रहा है, क्योंकि वो नीच के हैं। अलग बात है उनका नीच भंग। मैं एक बात आपको सीधे तौर पे कह दूं, थोड़ा अजीब है ये, पर कि नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग पे आप 100% कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये दोनों राजयोग तब ज्यादा एक्टिव होते हैं या तब ज्यादा प्रभावकारी हो जाते हैं जब व्यक्ति पूर्णतया अपने कर्मों को लेकर के सजग है।
अगर वो आलस्य से युक्त है, अगर वो प्रमाद से युक्त है, अगर वो अपनी वर्तमान स्थिति को समझने से मुक्त हो रहा है या नहीं समझ रहा है, तो ये दोनों ही राजयोग विफल हो जाते हैं। फिर आपको अपनी पीठ स्वयं से नहीं थपथपानी चाहिए कि नहीं मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है या मेरी कुंडली में नीचभंग राजयोग हो रहा है। ये बात निर्भर करेगी, क्योंकि जातक 2000 का है, 2000 का है, 19 साल की दशा, अभी मात्र 19 वसंत देखे हैं। तो मुझे ये बात यहां इस बात को रोक करके रखना होगा कि जातक का संस्कार कैसा है, जातक के पिता के साथ संबंध कैसे हैं, क्योंकि आप सिर्फ कुंडली नहीं देख सकते ना। बोर्ड ही गिर गया था, ऐसे मैंने जो ये किया ना तो बोर्ड ही गिर गया था। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अभी 2000 के व्यक्ति के जन्म के कारण, और यहाँ पे आप सिर्फ कुंडली पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ कुंडली अगर मैं देखूंगा तो एक पक्षीय हो जाएगी बात। अभी 3 चीजें देखनी होंगी: व्यक्ति के ऊपर संस्कार का प्रभाव, व्यक्ति किस रास्ते पे जा रहा है, उसको कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, और व्यक्ति स्वयं पे कितना काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो निस्संदेह कुंडली कुछ भी नहीं है। कुंडली सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है, और सिर्फ वो एक पक्षीय एक तरीके का परिणाम नहीं देती है, इस बात पे भी निर्भर करती हैं कई बार चीजें कि व्यक्ति कैसे संस्कार से युक्त होकर के उसमें कौन सा ईंधन लगाया गया है। जिस तवे पे आपकी रोटी पकाई जा रही है, जिस अग्नि से उस पे आंच दी जा रही है, वो चंदन की लकड़ी है या फिर पीपल की लकड़ी है, या फिर वो रोटी जो है वो तवे पे पकाई गई है या फिर सीधे आग में डाली गई है। स्वाद दोनों का अलग होता है, होती रोटी ही है। समझने की बात है, यही संस्कार है। और वस्तुतः आप किस प्रकार से पोषित किए जा रहे हैं, सूर्य नीच का है, पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाना ही होगा। चंद्रमा नीच का है, माता के साथ और माता के स्वास्थ्य और अपने अंदर क्रूरतम स्थिति, निष्ठुरता का प्रभाव, ईर्ष्यालु का नहीं होना, निडर बहुत ज्यादा नहीं हो जाना, थोड़ा डर भी जरूरी है, सामने वाले को समझ करके उसको उत्तर देना। उसके बाद आपके अंदर अगर कमजोरी बता दूं तो आप ईर्ष्या ना करिए, आप किसी को देख करके संकोच में मत रहिए। उसकी जो कमजोरी है उसको सामने से चातुर्यता के साथ, बहुत ज्यादा अपने आप को चपल चंचल चालाक ना समझिए। और दूसरे के अंदर कमजोरी देखने से पहले आप खुद को देख लीजिए कि आपके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो आपको निकालने का काम करना चाहिए। खुद के ऊपर काम करना कितना जरूरी है और कितना करना आवश्यक है, ये बात है। और उसके बाद आप और भी चीजें जो देखने को बनती हैं, जैसे कि आप बेहतर कितने बन सकते हो, आप खुद के ऊपर कितना काम प्रत्येक दिन कर रहे हैं, प्रत्येक दिन आपने अपने आप को कितना इनकाउंटर किया है और कितनी चीजों को अपने आप में से बाहर निकाल करके मछली के कांटे की तरफ फेंका है, ये चीजें बनती है। तो ये चीजें जो है वो कुंडली को जो है वो कमजोरी और मजबूती भी दे रही हैं। वस्तुतः आप जब गौर करते हैं तो मंगल का यहाँ बैठना, चंद्रमा का यहाँ बैठना, ये एक अच्छा योग है। गुरु और चंद्रमा का यहाँ बैठना शुक्र का संपूर्ण प्रभाव दिखा रहा है, गुरु और मंगल का यहाँ बैठना, और गुरु और मंगल का यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रभावित भी कर रहा है। इस वजह से मानसिक सुख है, सरकारी नौकरी का लाभ व्यक्ति के पास है, सूर्य के नीच होने के बावजूद, क्योंकि गुरु और शनि का प्रभाव है तो व्यक्ति को नौकरी मिल जाए। प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यक्ति को लाभ ज्यादा मिल सकता है, व्यक्ति शिक्षक बनने का प्रयास कर सकता है शुक्र चंद्रमा केंद्र में, या कोई भी ऐसा काम जो बैठ करके करने वाला हो, व्यक्ति के खुद का काम, कोचिंग भी खोल ले, या किराए का घर, या किराए का जो है वो कोई ऐसा जो एक प्रभाव विकसित कर ले जहां से किराए का जो है वो धन उसको मिलता रहे, ये काम व्यक्ति कर सकता है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह स्थिति बता दूं तो हड्डियों से संबंधित रोग आपको हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, घुटने से संबंधित समस्या भी हो सकती है। अवस्था में सूर्य और चंद्रमा युवावस्था के हैं, इनकी दशाएं न चाहते हुए भी कई बार अच्छी जाती हैं। हालांकि ये कई बार व्यक्ति के कर्म के ऊपर भी निर्भर करेगी बात कि व्यक्ति कितना नैतिकीय है, कितना जो है वो ईर्ष्यालु कमजोर बनाता है अपने आप को, ईर्ष्यालु कम बनता है, अपने ऊपर उसने कितने काम करे हैं। मंगल जो है वो मृतप्राय हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के अंदर न होते हुए भी, मृतप्राय होने के बावजूद भी वो व्यक्ति को साहसी, ढाढ़स रखने वाला, पराक्रमी, तेजमय और कई बार हिंसक बना देते हैं। कई बार व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा तीव्रता से ही प्रभाव में आ जाता है और प्रभाव में आकर के गलत निर्णय ले बैठता है, तो ये एक नेगेटिव पक्ष होगा। आपको अति आतुर बना दे, अत्यंत चपल बना देता है, बहुत ज्यादा राजनीति करने वाला, दूसरों के पीछे ज्यादा दिमाग और तर्क करने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विनम्र होने का प्रभाव ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर बुध की बात करता हूं तो बुध और गुरु युवावस्था में है, ये ठीक है।
शुक्र जो है वो कुमार अवस्था के, और शनि मंगल और शनि राहु और केतु ये तीनों मृतप्राय है। तो शनि राहु और केतु अगर मृतप्राय हैं तो एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति अगर नीच के हों या मृतप्राय होकर के लग्न को ये देख रहे हों तो ये योग कारक ही नहीं परम राजयोग और राज सुख का प्रभाव देते हैं। ये इनकी कुंडली में बन रहा है। और गौर करने की बात है तो सप्तम भाव नवम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ लग्न को देख रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि यहां ज्यादा बनेगी तो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ज्यादा करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति माता से और माता का हित चिंतक है, माता की चिंता ज्यादा करता है और माता से उसको अपने संबंधों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता नहीं है, या है तो भी ठीक है। माता और पिता का दोनों का व्यक्ति भक्त होता है, पर माता से ज्यादा पिता पे फोकस करने की आवश्यकता ज्यादा बन रही है। ये बस इतनी बात है। आपकी कुंडली में अगर मैं होरा कुंडली की चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा शुक्र बुध और सूर्य, ध्यान से, गुरु शुक्र चंद्रमा बुध और सूर्य, इनकी दशाएं मील का पत्थर साबित होने वाली होती हैं, जहां व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, प्रभाव से युक्त, तेज से युक्त, बल से युक्त बनाने का काम करती हैं। बाकी जितनी भी दशाएं होंगी शनि मंगल राहु केतु, इनकी दशाएं सामान्य जाने वाली होती हैं। जहां आपकी कुंडली में अभी मैं देख रहा हूं तो अभी जातक के ऊपर से जो दशा चल रही है वो केतु की चल रही है और उसके बाद आएंगे शुक्र। तो मैं समझता हूं कि आपको 2024 के छठे महीने से शुक्र की दशा में अपने आप को सावधान करना होगा। गलत मित्रता में ना पड़िएगा और गलत लोगों की संगति से बचिएगा। वैसे आपकी कुंडली में शनि और मंगल का कोई विशेष प्रभाव नहीं देख रहा हूं, तो ये बात तो कमजोर है, पर सूर्य 12वें नीच के हुए हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने पिता के धन को कई बार खर्च कर बैठता है ना चाहते हुए भी। तो पिता के साथ संबंध और पिता के धन को सही दिशा में लगाने का दबाव आपके ऊपर काम करेगा। बस ये स्थिति बनती है। दाम्पत्य ठीक है, पुत्र का सुख ठीक है। धन, इस कुंडली में धन भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश के ऊपर धनेश की दृष्टि है, तो धन योग कितने प्रकार से घटित हो रहा है। और गुरु चंद्रमा कम से कम केंद्र में है, 3 ग्रह केंद्र में है, 4 ग्रह केंद्र में, जिसमें से 3 शुभ ग्रह बन रहे हैं। हालांकि चंद्रमा यहां पे पापक होंगे, पर शुक्र के प्रभाव में आने के कारण वो कम से कम आपके लिए अच्छे और शुभ फलदायी ही होंगे। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दशमांश कुंडली में या नवांश कुंडली में भी अगर मैं देखता हूं तो कम से कम शुक्र और चंद्रमा का केंद्र में आना आपके दाम्पत्य को कभी भी तोड़ने वाला नहीं बनाएगा। पत्नी थोड़ी निष्ठुर, थोड़ी कमजोर, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ी पूजा पाठ करने वाली कम हो, या हो सकता है कि वो प्रोफेशनल ज्यादा हो सकता है कि प्रोफेशनल ज्यादा, जैसे हुई बात, उसके बाद वो थोड़ी भौतिकवादी ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। बड़ों का आदर हो सकता है कि वो कम करें, पर यह विचारणीय है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।